हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो को अंत तक देखिएगा। यहाँ पर हम जो आपका टर्म 2 का एग्ज़ाम होने वाला है उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैथ से, इसका चैप्टर का नाम है चतुर्भुजों को समझना। ठीक है, प्लीज़ अंत तक देखोगे तब यहाँ पर क्लियर तरीके से समझ में आएगा। हम एकदम बारीकी से इतना अच्छे से बता देंगे कि आपको एग्ज़ाम में पूरी मैथ में 100 में 100 आ जाएगा। इस बात की हम गारंटी ले रहे हैं, यानी जिम्मेदारी। बस आप अच्छा से अंत तक देखो इसको। सबसे पहले समझते हैं साधारण वर्ग किसको कहते हैं। इसको साधारण वर्ग को हम लोग सरल वर्ग भी कहते हैं। देखो, जैसे ये आपका साधारण वर्ग है, ये सारे एग्जाम्पल्स, ये जो सारे उदाहरण देख रहे हैं आप, ये सारे आपका साधारण वर्ग। आप कैसे समझेंगे साधारण वर्ग? बिना पेन उठाए अगर आपने फिगर को बना दिया, बिना पेन उठाए अगर आप आकृति बना देते, जैसे कि हम दिखाते हैं आपको, हम पेन को बिना उठाए आकृति बना देते हैं, तो ये आपका साधारण वर्ग कहलाता है। जैसे हम यहाँ पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और ऐसे चले ऐसे चले, अभी तक हमने पेन को उठाया नहीं, ऐसे चले ऐसे चले और ऐसे चले, बिना पेन को उठाए हमने आपका जो आकृति उसको बना दिया, तो ये आपका क्या कहलाता है? साधारण वर्ग। जैसे कि ये देख सकते हैं आप, यहाँ पॉइंट से स्टार्ट किए, यहाँ से स्टार्ट किए, यहाँ से स्टार्ट किए, यहाँ से स्टार्ट किए, पूरा हमने पेन को एक जरा भी नहीं उठाया। अब यहाँ पर एक चीज़ समझ सकते हैं कि एक तो हो गया साधारण वर्ग, या तो बंद हो सकता है या तो खुला हो सकता है। जैसा देखो, जैसे आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ से स्टार्ट किए थे, ये जो शुरुआत वाला जो हम पॉइंट लिए थे, और ये जो ख़त्म पॉइंट भी था, यहीं मतलब यहाँ से शुरुआत भी की और यहीं से ख़त्म भी हो गया, तो ये हमारा क्या बन गया? बंद वर्ग बन गया, यानी कि बंद साधारण वर्ग बन गया। आई बात समझ में? और यहाँ पर देखा जाए तो ये भी यहाँ से स्टार्ट किए, जैसे यहाँ से स्टार्ट किए फिर एंड में यहीं पर ख़त्म किए, तो ये भी हमारा बंद वर्ग हो गया। और हम दिखाते हैं आपको, जैसे यहाँ से मान लो ये फिगर बना रहे, बिना पेन उठाए अगर आप ड्रॉ कर ले रहे हो चित्र को, यानी आकृति को, जैसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर ऐसे बनाए ऐसे बनाए, अभी तक देखो पेन नहीं उठाया हमने यहाँ, तो देखो ये आपका खुला, ये क्या है? खुला साधारण वर्ग है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर, यहाँ जहाँ से हम स्टार्ट किए थे और जहाँ से ख़त्म किए, वो दोनों पॉइंट क्या है? अलग अलग है। आई बात समझ में? जैसे हम ये फिगर, तो कोई भी आप टेढ़ा मेढ़ा चीज़ टेढ़ा मेढ़ा चित्र बना लो, टेढ़ा मेढ़ा आकृति बना लो, वो आपका क्या हो जाएगा? साधारण वर्ग हो जाएगा। लेकिन फ़र्क क्या है? आपका जो वर्ग होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? बिना पेन उठाए, यानी पेन को उठाना नहीं। जैसे हम ऐसा से बना दिए, तो ये भी आपका एक साधारण वर्ग हो गया। जैसा कि ऐसे किए, ऐसे किए, ऐसे किए और ऐसे बना दिए, तो ये भी आपका साधारण वर्ग हो गया। यहाँ पर पेन को उठाए नहीं, बिना पेन उठाए ड्रॉ कर ले। जैसे हम इसको ऐसे बना रहे हैं, ऐसे बना रहे हैं, ये भी आपका साधारण वर्ग हो गया। यहाँ पर भी हमने पेन उठाया नहीं। ये सारे फिगर्स जो देख रहे हैं आपका साधारण वर्ग कहला रहे हैं। ठीक, ये भी चीज़ क्लियर। अब ये बंद वर्ग कहलाएगा, बंद साधारण वर्ग। रीज़न क्या? ये बंद हो गया है। अच्छा, ये जो रेखा है, ये जो आप रेखाखंड देख रहे हैं, ये भी आपका वर्ग है, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट किया हमने, बिना पेन को उठाए हमने इसको फिगर, यानी आपका आकृति बना दिया, तो ये भी आपका वर्ग कहलाएगा, यानी साधारण वर्ग कहलाएगा। ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम। ठीक है, ऐसे बना दिए हमने, बिना पेन उठाए कोई भी फिगर, कोई भी चित्र बना दिए, कोई भी आकृति बना दिए, तो ये आपका साधारण वर्ग कहला गया। बस फ़र्क ये है कि अगर पेन उठ जाता है, जैसे कि हम आपको दिखाते हैं कि कौन सा आकृति जो है साधारण वर्ग नहीं कहलाता है। ठीक है, ये सारे आकृति तो देख लिया आप। जैसे आप ये चतुर्भुज देख रहे हैं, तो ये भी आपका साधारण वर्ग कहलाता है। रीज़न क्या? देखो, बिना पेन उठाए हम इसको बना सकते हैं, पेन उठाए एक जरा भी नहीं उठाए। ठीक है, तो ये सारे साधारण वर्ग कहलाते हैं। अब ये सारे जो आकृति हैं, ये साधारण वर्ग जो है नहीं कहलाते। रीज़न क्या? आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर सर, यहाँ पर ऐसे गए हैं, ऐसे किए, ऐसे किए, यहाँ पर तो पेन उठाने का हमको ज़रूरत भी नहीं पड़ा। ये भी तो आपका साधारण वर्ग कहलाना चाहिए। आपका ये मतलब आप ये कहेंगे कि ये भी ये क्यों नहीं साधारण वर्ग है? तो इसका रीज़न बता दें। यहाँ पर वर्ग आपस में एक दूसरे को काट रही है। ठीक है, ये भी चीज़ क्लियर है। आपको बता दिए थे हमने, साधारण वर्ग खुला या बंद दोनों हो सकता है। तो यहाँ पर लेकिन वर्ग आपस में एक दूसरे को एक पॉइंट पर काट रही है, ये चीज़ होना नहीं चाहिए, इसलिए ये साधारण वर्ग नहीं कहलाएंगे। यहाँ पर भी इस पॉइंट पर वर्ग आपस में काट रहे हैं, इसलिए ये साधारण वर्ग नहीं कहलाएंगे। यहाँ पर भी इस पॉइंट पे काट रहे हैं, इसलिए ये साधारण वर्ग नहीं कहलाएंगे। यहाँ पर भी देखो, बिना पेन उठाए तो बना दिए, लेकिन यहाँ पर वर्क आपस में इस पॉइंट पर कट रहा है, तो ये साधारण वर्क नहीं कहलाएगा। आई बस में आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर इस पॉइंट को काट रही है, इसलिए साधारण वर्क नहीं। अच्छा, ये फिगर पर अगर देखा जाए, तो इस चित्र में देखा जाए तो यहाँ से हमने बनाया,
फिर हमने पेन उठाकर बनाया इस तरह का, तो पेन उठाना पड़ गया, इसलिए ये आपका साधारण वर्ग नहीं कहलाएगा। ठीक है, पेन यहाँ पर उठाना पड़ गया, और पेन आपको बिना पेन उठाए अगर आप बना लेते हैं तो वही साधारण वर्ग कहलाएगा। ठीक है, अब हम समझते हैं बहुभुज क्या है। एक ऐसा साधारण बंद वर्ग जो कम से कम 3 रेखाखंडों से घिरी हो बहुभुज कहलाती है। याद रखिएगा, साधारण बंद वर्ग होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? साधारण बंद वर्ग, और कम से कम 3 रेखाखंडों से घिरा होना चाहिए, तो उसको क्या कहेंगे? बहुभुज कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखते हैं, तो क्या ये बहुभुज है? तो सबसे पहले से देखो, ये आपका जो है साधारण बंद वर्ग है, पर ये बहुभुज नहीं है। इसका रीज़न ये है क्योंकि ये रेखाखंडों से मिलकर नहीं बना है। दूसरा फिगर देखते हैं हम। क्या ये आपका बहुभुज है? तो यहाँ पर देखो, ये भी आपका साधारण बंद वर्ग है, लेकिन ये बहुभुज नहीं है क्योंकि ये रेखाखंडों से मिलकर बना नहीं है। यहाँ पर ये देखा जाए तो ये रेखाखंड नहीं है। ठीक है, रेखाखंड से मिलकर बनेगा तभी आपका रेखाखंड से मिलकर बनेगा। कैसा होना चाहिए? 2 कंडीशन है, साधारण बंद वर्ग भी होना चाहिए और कम से कम 3 रेखाखंड होना चाहिए। तो यहाँ पर तो 2 ही रेखाखंड है, तो कैसे आप इसको बहुभुज कहेंगे? आई बात समझ में? ठीक, तीसरा फिगर देखते हैं। अब देखो, ये फिगर जो है, ये जो आकृति देख रहे हैं आप, ये रेखाखंड से तो मिलकर बना है, रेखाखंड से मिलकर बना है, मानते हैं। ठीक है, लेकिन ये आपका साधारण बंद वर्ग नहीं कहलाएगा क्योंकि यहाँ पर ये जो वर्ग है ये जो वक्र है आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं, इसलिए ये आपका साधारण बंद वर्ग नहीं कहलाएगा। जब साधारण बंद वर्ग नहीं कहलाएगा तो बहुभुज कैसे बोलेंगे? रेखाखंड से बना है, लेकिन ये साधारण बंद वर्ग कहलाएगा ही नहीं क्योंकि ये आपस में, ये जो वक्र है आपस में एक दूसरे को काट रहा है। बाद दफ़ा याद रखिएगा, हम वर्ग गलती से बोल देते हैं तो उतना बात को पकड़िएगा नहीं। ठीक है, तो ये बहुभुज नहीं है। इस फिगर को देखते हैं। ये साधारण वर्ग तो है, लेकिन यहाँ पर सिंपली देखा जाए तो साधारण वर्ग भी है और रेखाखंडों से भी बना है, लेकिन ये बंद नहीं है। बहुभुज होने के लिए बंद होना ज़रूरी है। साधारण बंद वर्ग तो बंद नहीं है, इसलिए बहुभुज नहीं होगा। उसी तरह अगर हम बात करें इसका, तो ये वाला जो आप देख रहे हैं ये भी आपका बहुभुज नहीं कहलाएगा। रीज़न क्या? क्योंकि ये आपका साधारण बंद वर्ग नहीं है, साधारण वर्ग नहीं है। एक्चुअली रीज़न क्या है साधारण वर्ग नहीं है? क्योंकि यहाँ पर इस पॉइंट पर ये दोनों एक दूसरे को काट रही है, इसलिए साधारण वर्ग नहीं कहला रहा है। जब साधारण वर्ग है ही नहीं और साथ में बंद है, चलो ठीक है बंद है, लेकिन साधारण वर्ग है ही नहीं, तो फिर बहुभुज कैसे बनेगा? अब देख सकते हैं ये फिगर। तो यहाँ पर देखो बोला गया है कि एक ऐसा साधारण बंद वर्ग, देखो साधारण वर्ग भी है ये और साथ में बंद भी है, तो साधारण बंद वर्ग तो है, कम से कम 3 रेखाखंडों, देखो रेखाखंडों से बना हुआ और कम से कम 3 रेखाखंडों से बना होना चाहिए, तो ये आप इसको बहुभुज कह लेते हैं, एकदम कह सकते हैं बहुभुज। ये क्या है? बहुभुज। जैसे ये भी देखा जाए तो साधारण वर्ग है और साथ में यहाँ पर बोला साधारण बंद, तो बंद भी है, तो साधारण बंद वर्ग है और साथ में रेखाखंडों से मिलकर बना है, तो ये भी बहुभुज है। अब देखो, ऐसा बहुभुज जिसमें 3 भुजाएं होती है उनको हम त्रिभुज के नाम से जाने जाते हैं, और ऐसा बहुभुज जिसके 4 भुजाएं होती है उसको चतुर्भुज के नाम से जाने जाते हैं। ये भी चीज़ पता है आपको? ध्यान रखना, अगर भुजाओं की संख्या 3 है तो बहुभुज का नाम त्रिभुज है। आकृति नमूना इस प्रकार होगा। अगर बहुभुज का नाम भुजाओं की संख्या 4 है तो बहुभुज का नाम चतुर्भुज पड़ेगा। आकृति नमूना इस तरह। अगर भुजाओं की संख्या 5 होगा तो इस बहुभुज का नाम पंचभुज पड़ेगा। इसका फिगर जो इसका आकृति बनेगा इस तरह से।
अगर भुजाओं की संख्या 6 होगा तो इसका षटभुज होगा, इसका आकृति इस तरह से बनेगा। अगर भुजाओं की संख्या 7 होगा तो सप्तभुज होगा, इसका आकृति कुछ इस तरह से बनेगा, इसमें 7 भुजाएं होगी। आपको यहाँ पर बता दें 8 भुजा भी होता है, 9 भुजा भी होता है, अभी हम फिलहाल उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर 8 भुजा है तो अष्टभुज भुज कहेंगे, अगर 9 है तो उसको क्या बोलेंगे, उसको नवभुज कहेंगे, अगर 10 है तो 10 भुज कहेंगे, ठीक है। और अगर मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 अगर n है तो n भुज कहलाएंगे। तो इसके बारे में पता है आपको, बस आप कम से कम 7 8 तक याद रखो, यहाँ तक याद रखो कम से कम कि 5 अगर भुजाएं हैं तो पंचभुज, 6 है तो षटभुज, 7 है तो सप्तभुज, 8 है तो अष्टभुज, ये कम से कम याद रखो। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपको बता दें बहुभुज के प्रकार। तो एक होता है समभुज, समबाहुभुज, दूसरा होता है विषम बहुभुज, तीसरा होता है औतल बहुभुज, चौथा होता है उत्तल बहुभुज। तो हम चारों के बारे में डिटेल बात करेंगे, ठीक है। और लास्ट में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं समबाहुभुज किसको कहते हैं और विषम बहुभुज किसको कहते हैं। देखो समबाहुभुज ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं भुजाएं और कोण बराबर हो उसे समबाहुभुज कहते हैं। सबसे पहले हम समबाहुभुज का कुछ उदाहरण ले लेते हैं, यानी समझ गए कि ऐसा बहुभुज जिसका सभी भुजाएं और कोण बराबर हो, ठीक है। उदाहरण देख लेते हैं। सबसे पहला जो उदाहरण है हमारा वो है आपका समबाहु त्रिभुज। इसमें क्या होते हैं, सारे भुजाएं क्या होते हैं, आपस में बराबर होती है और सारे कोण आपस में बराबर होते हैं, तो इसलिए इसको समबाहुभुज कहते हैं। क्या नाम है, समबाहु त्रिभुज। अगर हम बात करें वर्ग का तो इसमें क्या होते हैं, चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और चारों कोण, हर एक कोण जो होते हैं 90 डिग्री होते हैं, यानी चारों कोण और चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, इसलिए ये भी एक समबाहुभुज है। कौन, वर्ग। अगर बात करें, अगर ऐसा आपके पास पंचबहुभुज है जिसकी सारे भुजाएं बराबर है और सारे कोण बराबर है, तो ऐसे पंचबहुभुज को हम लोग क्या कह सकते हैं, समबाहुभुज कह सकते हैं। यानी ये साइड, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण बराबर है, तो ये आपका पंचभुज, जो ये जो इस तरह का जो पंचभुज होते हैं ये आपका समबाहुभुज कहलाते हैं, ठीक। उसके बाद अब हम आते हैं विषम बहुभुज में। विषम बहुभुज, सबसे पहले हम विषम बहुभुज को रीड कर लेते हैं, क्या है इसका डिफिनेशन। विषम बहुभुज ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं और कोण बराबर ना हो उसे विषम बहुभुज कहते हैं, यानी भुजा और कोण क्या हो, बराबर ना हो। उदाहरण के लिए हम एक आयत देखते हैं। आयत में क्या होते हैं, जो सारे भुजाएं होते हैं आपस में बराबर नहीं होते बल्कि आमने सामने की भुजा बराबर होते हैं, और इसमें सारे कोण तो बराबर होते हैं लेकिन सारे भुजाएं बराबर नहीं होती, इसलिए इसको हम लोग समबाहुभुज नहीं कह सकते, इसको क्या कहेंगे, विषम बहुभुज, ठीक है। अगर हम एक विषमबाहु त्रिभुज की बात करें, देखा जाए तो ये आपका विषमबाहु त्रिभुज है जिसमें कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होती है, ठीक है। तो ये भी आपका विषम बहुभुज का एक उदाहरण है। कौन, विषमबाहु त्रिभुज। इसमें भी कोण आपस में बराबर नहीं होते और भुजा भी आपस में बराबर नहीं होते, इसलिए विषमबाहु त्रिभुज भी एक विषम बहुभुज का उदाहरण है, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज भी विषम बहुभुज का उदाहरण है। एक समकोण त्रिभुज में कोई एक कोण 90 डिग्री होता है, इसमें आपस में कोण क्या होते, बराबर नहीं होते तीनों कोण, ना ही इनके साइड्स, इनकी भुजा भी आपस में बराबर नहीं होती, इसलिए ये जो समकोण त्रिभुज होते हैं, अब ध्यान दे सकते हैं, आपको पता है कि 90 के सामने वाले साइड ये आपका कर्ण कहलाता है और कर्ण सबसे बड़े भुजा होता है, इसलिए कैसे बराबर हो सकते हैं, तो इसलिए ये भी समकोण त्रिभुज भी क्या है, विषम बहुभुज का उदाहरण है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ तो क्लियर हो गया।
अब हम बहुभुज के तीसरे टाइप के बारे में बात करेंगे, अवतल बहुभुज और उत्तल बहुभुज। अवतल बहुभुज के बारे में बात करते हैं। अवतल बहुभुज एक ऐसा बहुभुज जिसका कोई एक कोण 180 डिग्री से ज़्यादा हो। जैसे कि ये कोण देख सकते हैं 180 से ज़्यादा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अवतल बहुभुज कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर ये एंगल देख सकते हैं, ये आपका पंचभुज है जिसका ये एंगल क्या है, 180 से ज़्यादा है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग कहेंगे अवतल बहुभुज जिसका कोई एक कोण 180 डिग्री से ज़्यादा हो। उत्तल बहुभुज एक ऐसा बहुभुज जिसके कोण 180 डिग्री से कम होते हैं। जैसे एक क्वाड्रिलेटरल है, तो जाहिर सा बात है इसके जो एंगल होते होंगे, आपको पता है कि जो चतुर्भुज होते हैं, चतुर्भुज में हर कोण जो होते हैं वो आपका 180 डिग्री से छोटे ही होते होंगे, क्योंकि चारों कोणों का सम कितना होता है, चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, इसलिए हर एक कोण 180 डिग्री से कम होते होंगे। क्योंकि यहाँ पर अगर हम लाइन को बढ़ाते हैं रेखा को, तो यहाँ पूरा 180 होता है, तो जाहिर सा बात है ये अकेला एंगल 180 डिग्री से कम होता होगा। इसलिए जो उत्तल बहुभुज का चतुर्भुज एक उदाहरण है उत्तल बहुभुज का। ठीक है, आपको पता है अगर किसी बहुभुज में 3 भुजाएं होती है तो उसको हम लोग त्रिभुज के नाम से जाने जाते हैं, और अगर किसी बहुभुज में 4 भुजाएं होती है उसको हम लोग चतुर्भुज के नाम से जाने जाते हैं। तो अगर आपको बोल दिया कि त्रिभुज का आपको डायगोनल निकालना है, यानी विकर्ण निकालना है, तो याद रखिएगा त्रिभुज का जो विकर्ण होता है वो आपका 0 होता है, कोई विकर्ण नहीं। लेकिन एक आपका अगर चतुर्भुज का विकर्ण बोला जाए तो ये बस इसके आमने सामने के जो ये है वर्टेक्स है, इसको ज्वाइन कर दे, तो ये एक आपका चतुर्भुज में जो विकर्ण होते हैं कितने होते हैं, वो आपके 2 होते हैं। उसी तरह आपको अगर यहाँ पर पंचभुज बोल दे या आपको षटभुज बोल दे या सप्तभुज बोल दे, तो कैसे आप उसका विकर्ण फाइंड करेंगे, तो सिंपली आपको विकर्ण निकालने का एक फॉर्मूला बता देते हैं। किसी भी बहुभुज का अगर आपको बहुभुज में कितने विकर्ण हैं वो अगर निकालना है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है n(n-3/2). ठीक, ये चीज़ अगर आपको पता है कि अगर कोई दिया हुआ है, आपको मान लो कोई षटभुज दिया हुआ है, षटभुज ये चीज़ दिया हुआ है, आपको बताना है कि इसमें कितने विकर्ण होंगे। तो कुछ नहीं, आपको पता है षटभुज में कितने भुजाएं होती है, तो 6 भुजाएं होती है, यानी n जो है n बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो n की जगह 6 रख लेना है, तो 6 - 3/2, तो 6 गुना 3/2, 2 तिया 6, 3 तिया 9, तो विकर्ण जो हो जाएंगे 9 हो जाएगा। अगर बोलता है सप्तभुज में कितने विकर्ण होगी, तो आपको पता है सप्तभुज मतलब भुजाओं की संख्या 7, यानी n बराबर 7, तो बस कुछ करना नहीं, n की जगह 7 रख देना है, विकर्ण निकल जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा कोई भी अगर आपको किसी भी बहुभुज का अगर आपको विकर्ण निकालने बोलता है तो ये फॉर्मूला आपको यूज़ कर लेना है। अब अगर किसी बहुभुज के कोणों का योग अगर मांगता है, जैसे त्रिभुज में कोणों का योग अगर मांगता है, त्रिभुज भी तो एक बहुभुज ही है, अगर चतुर्भुज में जो कोणों का योग अगर पूछता है, तो उस केस में कोई भी बहुभुज हो, चतुर्भुज हो या वो पंचभुज हो, कोई भी बहुभुज हो, अगर उनमें कोणों का योग अगर पूछ रहा है, तो आप कुछ नहीं करना, एक फॉर्मूला लगा देना है 2n-4 × 90। ठीक है, जैसे अगर आप बोल रहे हैं कि चतुर्भुज में कोणों का योग कितना होगा, तो यहाँ पर कुछ करना नहीं, आपको ऐसे पता है चतुर्भुज में कोणों का योग जो होता है वो 360 होता है। यहाँ पर सिंपली कुछ नहीं करना है, n मतलब क्या हो गया आपका भुजाओं की संख्या, तो एक चतुर्भुज में कितनी भुजा होती, 4 होती है, तो कुछ नहीं करना, 2 × 4 - 4 × 90, तो 8 में गया 4, 4 × 90 यानी हो गया आपका 360 डिग्री। उसी तरह अगर कोई भी बहुभुज का आपको कोणों का योग निकालना है, तो आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर आपको बोल रहा है कि एक षटभुज दिया हुआ है, तो उसमें बताइए कि कोणों का योग कितना होगा, तो सिंपली आपको षटभुज मतलब n बराबर 6 आपको पता है, तो कुछ नहीं करना है, n की जगह 6 डाल देना है। ठीक, और इसको सॉल्व कर लेना है, तो 6 दूना 12, 8 × 90
ये सारे टॉपिक जो है ना आपके बुक से ही रिलेटेड है, ठीक है, अपनी मर्जी से, और एग्ज़ाम के लिए काफ़ी उपयोगी होगा, ठीक है। ये हमारा क्लियर कंसेप्ट हमने बता दिया। तो एक एक षटभुज में जो कोनों का योग होता है वो 720 डिग्री होता है। बस ये फॉर्मूला, जब आपको विकर्ण पूछेगा तो ये फॉर्मूला, जब कोनों का योग पूछेगा, कोई भी बहुभुज का कोनों का योग पूछेगा तो ये फॉर्मूला लगा देना, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को करते हैं हल, ठीक है। कौन कौन सा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है एक उत्तल चतुर्भुज में कितने विकर्ण हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर चतुर्भुज के विकर्ण निकालना है। तो आपको हमने बताया था कि विकर्ण निकालना है किसका, तो विकर्ण बराबर फॉर्मूला बताया था n-3 डिवाइडेड बाई 2। किसी भी बहुभुज का, चाहे वो उत्तल चतुर्भुज हो या अवतल चतुर्भुज हो, अगर किसी भी बहुभुज का आपको विकर्ण निकालना है, उस बहुभुज में कितने विकर्ण होंगे, तो कुछ नहीं, ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना। यहाँ पर देखा जाए तो चतुर्भुज है, यानी इसके 4 भुज है, तो n के जगह 4 यहाँ पर डाल देना चुपचाप से, एकदम कुछ करना नहीं है, ठीक। तो 4 में 3 गया 1, तो 4/2, यानी आपका आ गया आंसर 2। यानी जो विकर्ण होंगे, तो बोला एक उत्तल चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं, तो उत्तल चतुर्भुज में, उत्तल चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फटाफट वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, थोड़ा बहुत सपोर्ट कीजिएगा तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। बस क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं लेकिन सपोर्ट उतना नहीं मिल रहा है, इसलिए आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। सम बहुभुज क्या है, एक सम बहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं हों। देखो सम बहुभुज के बारे में हम ऑलरेडी बताएं, ऐसा बहुभुज जिसकी सारी भुजाएं और सारे कोण क्या हो, आपस में बराबर हो, उसको हम लोग सम बहुभुज कहते हैं। एक कह रहा है एक सम बहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं हो। तो आपको बता दें एक ऐसा सम बहुभुज कौन सा है जिसमें 3 भुजाएं हैं, उसका नाम है समबाहु त्रिभुज। ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि कोनों का योग के बारे में आप क्या कहेंगे जिसकी भुजाओं की संख्या 8 है, ठीक है। तो इसका जो हम सॉल्व करते हैं, इसको यहाँ से इसका हम हल करना स्टार्ट करें। सबसे पहले देखो बहुभुज किस प्रकार का है, तो बहुभुज में कितना, एक्चुअली जो बहुभुज है उसमें टोटल भुजा कितना है, जिसकी भुजाएं 8 भुजा है, यानी कहीं ना कहीं 8 भुजाएं, यानी कि भुजाओं की संख्या, यानी ये जो n है एक्चुअली इसको बोलता है भुजाओं की संख्या को आप n से डिनोट करते हैं, यानी n से प्रदर्शित करते हैं। तो n बराबर कहीं ना कहीं 8 दिया हुआ है। अब बोल रहा है बहुभुज के कोनों का योग, तो बहुभुज के कोनों का योग अगर निकालना है तो बहुभुज के कोनों का योग, कोई भी बहुभुज का कोनों का योग अगर निकालना है तो फॉर्मूला होता है उसके लिए 2n-4 इंटू 90 डिग्री। बस ये वाला फॉर्मूला लगा लेना। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देखिएगा, बाद दफ़ा क्या होता है, ऐसे आप 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n-2। जब आप मल्टीप्लाई करोगे 2n-2 2 जा 4, तो इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो इंटू 90, और कहीं ना कहीं 2 इंटू 90 यानी 180, यानी कहीं ना कहीं n-2 इंटू 180 लिखा जाएगा। तो या तो इसको इस तरीके से लिखो या इस तरीके से लिखो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब कुछ करना नहीं है, आप दोनों में से कोई भी तरीका लिख सकते हैं। अगर ऐसा कोई लिखता है तो भी सही है और ऐसा कोई लिखता है तो भी सही है, जिसमें भी वैल्यू पुट कर दो बात बराबर होगा। तो यहाँ n के जगह हम 8 रखते हैं, तो 8-2 इंटू 180, तो यहाँ पर 6 गुना 180, तो कितना हो जाएगा 600 6 42 का 2, यानी कि 720 डिग्री इसका आंसर हो गया। यानी कोनों का योग, बहुभुज में कोनों का योग कितना हो गया, उस बहुभुज जिसकी 8 भुजाएं होती है तो उनके बहुभुज मतलब ऐसे बहुभुज में उनके कोनों का योग कितना होगा 720 डिग्री। इस तरह के कई भी क्वेश्चन दें आप इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 में है, सारे क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। x + y + z ज्ञात करें। तो यहाँ पर अगर आप चित्र को, अगर आकृति को देखेंगे तो यहाँ पर
ये 90 है और ये x है, तो इसका अगर हम हल यहाँ पर करते हैं तो x प्लस 90, क्योंकि एक रेखा पे ये कोण बना रहा है तो वो हमेशा 180 डिग्री बनेगा, 180 डिग्री। तो x बराबर 180 माइनस 90, तो x बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक, उसके बाद देखा जाए तो ये एंगल, ये भी, ये जो कोण बन रहा है ये भी एक रेखा पर बन रहा है, तो इन दोनों एंगल का सम भी z प्लस 30 बराबर हो जाएगा 180, तो z बराबर हो जाएगा 150, 150। ठीक, ये भी क्या है, आपका रेखा है। उसके बाद देखा जाए तो हमको यहाँ पर x का निकल गया, y z का निकल गया और y का निकालना है। ठीक है, तो आपको पता है क्योंकि ये ये क्या है, बाहर का कोण है। ठीक है, पता है आपको, ये जो बाहर की कोण है ये, इसके साथ जो ये कोण है इसको छोड़कर इन दोनों कोणों के सम इसके बराबर होते हैं। फिर से सुनो, ये जो बाहर कोण है, किससे, बाहर कोण के बगल में कौन सा कोण है, इस कोण को छोड़कर इन दोनों कोण के जो सम होते हैं इसके बराबर होते हैं। याद रखिएगा, त्रिभुज का जो बाहर का एंगल होता है इन दोनों के सम के बराबर होता है। तो यहाँ पर 90 प्लस 30 बराबर क्या हो जाएगा, y, तो y बराबर कुल मिलाकर 90, 10, 120 डिग्री। जब y का वैल्यू निकल गया, x का वैल्यू निकल गया और z का वैल्यू निकल गया, तो तीनों का योग भी निकल जाएगा। तीनों का योग कर दीजिएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, 90, 150 और 120 को जोड़ दीजिएगा, आंसर निकल जाएगा। यहाँ बोला है निम्न आकृतियों में x का मान ज्ञात करें। x का मान यहाँ पर ज्ञात करना है। ये 70 डिग्री, ये x है, ये 60 है। देखा जाए तो ये 90 है, तो ये भी 90 होगा। चूँकि दिया हुआ फिगर, दिए हुए आकृति चतुर्भुज है, देयरफॉर, या इसलिए इन चारों कोणों का सम जो होगा x प्लस 90 प्लस 70 प्लस 60 बराबर 360 डिग्री। अब सॉल्व करके x का वैल्यू निकल जाएगा, कितना हो जाएगा ये, इसको जोड़िएगा तो 220 डिग्री आ जाएगा, 220 डिग्री, 360 डिग्री। तो x बराबर हो गया 360 डिग्री माइनस 220 डिग्री, कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 0, 4, 140 डिग्री। तो ये इसका आंसर हो गया। कोई दिक्कत? ये हमारा नेक्स्ट, ये वाला जो फिगर है, ये जो आकृति दिए हुए, इसमें ये कोण 30 है, ये कोण 60 है। तो देखो ध्यान दो ना, ये कोण 60 है तो ये कोण कितना होगा, 120 डिग्री होगा। एक रेखा पर कोण बन रहे हैं तो इन दोनों कोणों का सम 180 होगा, तो ये 60 है तो ये 120 होगा, ये 70 है तो कितना होगा, 130, 120, ये भी होगा 120, सॉरी 110 डिग्री होगा ये। ठीक, अब आपको बोल रहा है x का मान ज्ञात करने, तो आराम से निकाल सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, ये अगर देखा जाए तो एक क्या है, पंचभुज है। तो यहाँ पर लिखिएगा, चूँकि दिए हुए फिगर क्या है, पंचभुज है। पंचभुज में लिखिएगा, चूँकि दिए हुए आकृति पंचभुज है, इसलिए इन चारों का सम कितना होगा, चारों कोणों का सम x प्लस 30 प्लस 110 प्लस 120 बराबर, आपको पता है पंचभुज है तो पंचभुज में कोणों का योग कितना होता है, 540 डिग्री। अब आपको बता दिया, अगर आप नहीं जानते तो आप फॉर्मूला यूज़ करके भी निकाल सकते हो। इसको सॉल्व करके x का वैल्यू आराम से निकाल लेना। ये x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू ज्ञात करने बोल रहा है, तो यहाँ से हल स्टार्ट कर देना। सबसे पहले देखा जाए तो z प्लस 60 बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि एक रेखा पर कोण बन रहा है। तो z बराबर कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। तो ये तो z का वैल्यू निकल गया 120। उसी तरह y का, y प्लस 180, y प्लस 80 डिग्री बराबर 180 हो जाएगा, क्योंकि रेखा पर कोण बन रहा है तो y बराबर हो जाएगा आपका 100 डिग्री। उसी तरह ये x प्लस 120 बराबर 180, तो x का वैल्यू हो जाएगा 180 माइनस 120 डिग्री बराबर 60 हो जाएगा। तो x का निकल गया, y का निकल गया और z का निकल गया, और w का निकालना आपको। ठीक है, पर देखा जाए तो ये चतुर्भुज है, ये क्या है, एक चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज में कोणों का योग कितना होता है आपका, 360 डिग्री होता है। तो सिंपली ये एंगल आपको फाइंड करना है, तो कुछ करना नहीं है, 60 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस 120 डिग्री
और ये एंगल को आपको यहाँ पर निकालना है। इस एंगल को आप यहाँ पर कुछ मान सकते हैं, जैसे हम ए मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए, तो कितना हो जाएगा बराबर 360 डिग्री। चतुर्भुज में कोनों का योग क्या होता है 360। तो यहाँ से आप ए का वैल्यू निकाल लीजिएगा। जब ए का वैल्यू निकल जाएगा तो क्योंकि एक रेखा है, तो रेखा पर जो कोनों का योग होता है 180 डिग्री होता है। जो कोण बनते हैं कितना बनते हैं 180 बनते हैं। तो a प्लस डब्लू बराबर 180 हो जाएगा और w का वैल्यू आराम से निकाल लीजिएगा, समझे। फिर x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू वो भी ज्ञात हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, x का मान ज्ञात करें। तो कुछ करना नहीं है यहाँ पर, काफ़ी इजी में है। अब आपको पता है कि कोई भी बहुभुज हो उसके जो कोनों का, उसके जो बाहर के कोनों का जो योग होता है वो 360 होता है। तो x प्लस 125, कोई भी बहुभुज हो उसका जो बाहर का कोण का जो योग होता है वो 360 होता है। 125 बराबर 360 डिग्री। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 250। तो x का वैल्यू हो जाएगा 360 200 110 डिग्री। तो ये x का वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ पर आप रीज़न भी दे सकते हैं, लिखिएगा। चूँकि हम जानते हैं कि बहुभुज में बाहरी कोनों का जो योग होता है वो 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। इसलिए x प्लस 125 प्लस 125 बराबर 360। तो x का वैल्यू निकल गया, ठीक है। तो अभी तक के लिए फ़िलहाल यही इतने तक रहने देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इससे रिलेटेड जो हम टॉपिक बनाए आपके मोबाइल स्क्रीन पर आ जाए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।